नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी इस वक्त आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। दीप्ति जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में और कीट विज्ञान में अभी रिसर्च कर रही है। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। दीप्ति, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दीप्ति, 2 दिन का जो राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है यूकॉस्ट का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, उसमें शिरकत करने आई हैं, तो हमें लगा कि हम एक अच्छी सी बातचीत कर सकते हैं। तो दीप्ति, कीट विज्ञान का क्षेत्र आपने कैसे चुना अपनी रिसर्च के लिए? आप क्या एमएससी जूलॉजी आपका रहा है या? जी नहीं मैम, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन की बीएससी एग्रीकल्चर की देहरादून से। उसके बाद हम जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें आपका जो हॉर्टिकल्चर है और आपका फ्लोरिकल्चर है, या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं। लेकिन मेन जो हमारा बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है कि कैसे हम फसल को उगाएं और उसकी हार्वेस्टिंग करें। ठीक है, लेकिन फसल को उगाना और हार्वेस्टिंग करना ही सब कुछ नहीं होता है। जब एक इंसान होता है वो अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करता है, तो उस बीच काफ़ी उसको बीमारियां या फिर हो सकता है कि कई चीज़ों से उसे जूझना पड़ता है। ठीक है, और उसका वो मैनेजमेंट करता है, तब जाके एक बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद भी उसे बीमारियां लगती रहती है। उसी प्रकार जब हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो जब हम एक पौधा उगाते हैं, चाहे आप गेहूं उगाएं, चाहे आप सेब का फल उगाएं, कुछ भी उगाएं, तो उसमें कई तरीके की बीमारियां और कीड़े लगते हैं। तो जब हम बीएससी एग्रीकल्चर करते थे उस टाइम पर तो बस एक माइनर सा कोर्स रहता था। हमें करीब करीब 50 से ज़्यादा हमें कोर्सेज पढ़ने पड़े हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। उसके बाद जब एमएससी में हमारा एडमिशन हुआ, मेरा एडमिशन हुआ इधर वीर चंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये है आपका पौड़ी गढ़वाल भरसार में, जो कि पंतनगर का ही हिल ब्रांच है। वहाँ से मैंने एमएससी एंटोमोलॉजी किया। एग्रीकल्चर के 2 कोर्सेज थे वहाँ पे। एक प्लांट पैथोलॉजी जो कि आपका जो बीमारी होती है इससे डील करता है, एक होता है एंटोमोलॉजी जो कीट विज्ञान से, जो कीट वगैरह से डील करता है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर हम फसल के बारे में पढ़ रहे हैं या फसल को उगा रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी जो एक पॉइंट होता है वो होता है उसके कीड़ों से निपटना। तो इंटरेस्ट भी था, तो फिर हम चल दिए उस साइड। क्या बात है। फिर तो उसके बाद एमएससी आपने एंटोमोलॉजी किया, उसके बाद फिर अभी आप रिसर्च कर रही हैं? वहाँ भी हमने रिसर्च की 2 साल, क्योंकि मास्टर्स में हमें रिसर्च वहाँ भी करनी होती है, एमएससी में भी हमें रिसर्च करनी होती है, थीसिस हमारी वहाँ भी होती है। वहाँ पे मैंने गुलदाउदी में काम किया था। उसमें माहू लगता है, एक कीड़ा होता है काले रंग का, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज करता है। और पहाड़ के लोगों के लिए फूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को इफेक्ट करता है फूल वगैरह, तो मैंने उस पर काम किया था। अच्छा, तो अभी आपने क्या विषय चुना है? अभी भी मेरा हमारी जो लाइन होती है एग्रीकल्चर की, इसमें जिससे आप एमएससी करते हैं उसी से आपको पीएचडी करनी होती है। अच्छा, तो अच्छा, मैंडेटरी होता है? हाँ, अच्छा। एग्रीकल्चर में आपने अगर इससे किया है, पैथोलॉजी से किया, तो आपको पैथोलॉजी से ही करनी है, मास्टर्स उसमें होनी कंपलसरी है। तो मेरा यहाँ पे भी मेरा एंटोमोलॉजी है। और जो वहाँ पे मेरा कीड़ा था उसी टाइप का, उसी तरीके से डैमेज करने वाला कीड़ा मेरा यहाँ भी है। मीलीबग उसे कहा जाता है। गुलड़ के फूलों में सफेद सफेद आप देखते होंगे, मिटता नहीं है, बहुत लगे रहते हैं। तो उन कीड़ों पे मैं काम कर रही हूँ फिलहाल। और बाकी हम सभी तरीके की चीजें देखते हैं, मधुमक्खी पालन हो, हर चीज। अच्छा, फिर ये जो तरह तरह के कीड़े होते हैं, तो इनकी वैरायटी थोड़ा सा बता सकती हैं हमें कि कितनी तरह के कीट पतंगे होते हैं? फिर हमें तो ये लगता है कि इस धरती पे शायद सभी का अस्तित्व जरूरी है। तो क्या ये कीट पतंगों को अगर हम मारेंगे तो क्या कीटनाशकों का प्रयोग उनके लिए कितना घातक साबित हो रहा है ना? और क्या उनका जिंदा रहना जरूरी है? तो थोड़ा सा इस तरह से बताइए। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है आज तक, सबसे ज्यादा अगर कोई सबसे ज्यादा धरती पर जो इजीली रह सकता है और सबसे ज्यादा किसी की मात्रा है तो वो कीड़े हैं। करीब करीब 9 लाख से ज्यादा स्पीशीज जो है कीड़ों की, वो अभी तक आइडेंटिफाई हो गई हैं। और कितनी करोड़ों ऐसी वैरायटीज हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हो रखी हैं। और जिनमें से जैसे आपने कहा कि हम कीटनाशकों का यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो देखिए जिस तरीके से कीड़े रह रहे हैं उसी तरीके से इंसान भी रह रहे हैं। और इंसान को खाने के लिए खेती चाहिए। ठीक है, अब अगर खेती में आप कीड़ों की वजह से नुकसान हो रहा है तो उनका मैनेजमेंट जरूरी है। कितने किसान हैं जो सिर्फ इस
अभी आपको पता होगा लोकस्ट अटैक हुआ था। लोकस्ट जो होते हैं आपके, जो ये हरे हरे लोकस्ट होते हैं, उन वो राजस्थान में इतना अटैक हुआ था, पाकिस्तान में इतना अटैक हुआ था, पूरा दल आया था। तो सोचिए अगर हम ये सोच के उन्हें छोड़ देंगे कि ये बेचारे मर जाएंगे तो फिर हम भी कुछ नहीं खा पाएंगे। बहुत नुकसान हुआ था। तो इसीलिए कई बार इस तरीके की जब चीजें उठती हैं तो हमें मैनेजमेंट देखना पड़ता है। और गलत ये नहीं है कि हम उन्हें मार रहे हैं, गलत ये है कि हम उन्हें बेवजह मार रहे हैं। हाँ, उन्हें मारना गलत नहीं है, क्योंकि कीड़े सीजनल होते हैं। जब हमने फसल उगाई है तभी आप कीटनाशक का उपयोग कीजिए, और अगर नहीं उगाई है तो फिर क्यों करना है। कई बार किसान क्या करते हैं कि जो कीड़ा अटैक नहीं भी कर रहे हैं वो कीटनाशक वहां पे जाके छिड़क देते हैं, और ये सारी गलती है उनकी जो बेचते हैं। ठीक है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना। जी बिल्कुल, वरना ऐसा भी हो रहा है पिछले कुछ समय से कि कुछ खास तरह के कीड़े की तादाद बढ़ रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि पूरा इम्बैलेंस तो हुआ ही प्रकृति में। तो ऐसा कुछ हुआ कि कुछ खास तरह के कीड़ों की तादाद एकदम बढ़ गई, जो दल आप बता रहे हैं, क्या ये पहले भी आया करते थे? ये दल आते रहते हैं, 90s में 2-3 बार आए, फिर 2000 में आए ये दल, लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल आते हैं। ये किन्हीं कारणों से, जो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो आ सकते हैं। एक साथ इनके अंडे जो है वो देते हैं और अंडे उनके फूटते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीजें होती है। लेकिन जो आपने अभी बोला कि कीड़े बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, होता क्या है कि जब आप एक ही तरीके का कीटनाशक डालते हैं खेतों में, तो कीड़े क्या करते हैं, खुद को रेजिस्ट कर लेते हैं उस केमिकल के लिए। तो वो धीरे धीरे खुद को डेवलप करते हैं, सरवाइव करते हैं, डेवलप करते हैं, और वो आपने विकसित होना सुना होगा। तो जैसे ह्यूमन होता है ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो बचपन में जो हमारी दवाई की डोज होती थी वो हमें आधी गोली दी जाती थी या आधी चम्मच दी जाती थी। अब देखिए हम 2-2 गोलियां खा देते फिर भी हम ठीक नहीं होते हैं। तो उनकी भी डोज बढ़ानी पड़ती है। डोज का भी है, और थोड़ा आपको ये जो जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनियां हैं, ठीक है, जितने भी कीटनाशक जो बेचती हैं कंपनियां, तो उनका काम क्या है, यही तो काम है उनका। जब चेंज हो रहा है, जब कीड़ा नहीं मर रहा है, तो आपको फिर केमिकल का कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा, या आपको वो केमिकल, हर साल कितने केमिकल बैन होते हैं, मैं आपको बता दूं कितने पेस्टिसाइड बैन होते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि एक पेस्टिसाइड 10 साल चलेगा, वो 1 साल भी चल सकता है, 2 साल भी वो बैन हो जाता है, उसकी एक्सपायरी आने से पहले वो बैन हो जाता है मार्केट में। और वो सबसे मजे की बात है कि यहाँ भारत में बैन होने से पहले वो किसी और कंट्री में ऑलरेडी बैन होता है। हम तो वो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही दवाओं के मामले में भी है, इंसानों की जो दवाएं हैं, हाँ, पता ही नहीं है इंसान को चल क्या रहा है, लेकिन हम खा रहे हैं। और लेकिन एक चीज है कि मैं भी एक्चुअली, मैंने अपने मास्टर्स में भी यही काम किया था, और अभी भी मेरा यही एक प्रयास रहेगा कि मैंने नेचुरल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। जैसे कि हमारे आसपास कई ऐसे पेड़ पौधे हैं या कई ऐसी चीजें हैं, इसमें से गौमूत्र भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिनको आप इस तरीके से वो कर सकते हैं कि आपको केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके भी फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं कि या तो ये होता है कि इसको बनाने के लिए लेबर ज़्यादा चाहिए, या फिर ये रहता है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, अगर रिसर्च वाले थोड़ा सा इस पर ध्यान दे तो हो सकता है कि उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो कीटनाशक जो हम डाल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा जो नकारात्मक हो रहा है, मिट्टी के लिए भी बहुत ज्यादा, मिट्टी के लिए, इंसानों के लिए। जो आप देखते होंगे हमारे लिए पॉलिनेटर्स बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं, तितलियां होती हैं, या फिर कई सारे जो भौरे होते हैं, ये बहुत जरूरी हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हम केमिकल, अच्छा केमिकल को डालने का भी एक बहुत परफेक्ट टाइम होता है, आप उसे हर वक्त नहीं डाल सकते। आपको नहीं पता कि आपकी एक स्प्रे से कितने हजार मधुमक्खियां मर रही हैं, और वो 1000 मधुमक्खियां आप ही के पौधों के पॉलिनेशन के लिए जरूरी हैं, वो उसमें उगेगा ही नहीं दाना। टमाटर में फूल ही नहीं आएगा, बैगन में फूल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो किसान को दूर दूर तक ऐसी कोई ट्रेनिंग है ही नहीं। ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ट्रेनिंग होती है, बट किसान का फोकस ही नहीं है उस तरह, वो जाना ही नहीं चाहते। हमारी यूनिवर्सिटी में कितनी ट्रेनिंग होती है उन्हें समझाने के लिए, बट ये है कि किसी किसी को पता भी है। लेकिन अगर वही बात है ना कि जैसा एक करता है वैसे ही सब करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते। लगाएं अगर तो काफी हद तक हम इन चीजों को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग स्प्रे कीजिए, इवनिंग में स्प्रे कीजिए केमिकल का, दिन में करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहाँ है ही नहीं लेबर, तब जब फ्री हो रहा है वो तब डाल रहा है, तो वो तो हानिकारक है ही ना। वही, वो तो है ही। अभी आप जाके मार्केट से टमाटर बैंगन खरीदिए, कितना पेस्टिसाइड रेजिड्यू है उसमें।
तो वो आप तो है। बड़े गंभीर विषय की ओर आपने इशारा किया है ना, कि तो किसानों को बहुत बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है हम सब लोगों को, है बहुत ना। ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप जो शहद खा रहे हैं आपको नहीं पता शहद के साथ आप कितना केमिकल अपने पेट में गटक रहे हैं। आपको नहीं पता जो ओह। दूध आप पी रहे हैं कितना केमिकल उस दूध में है। आज शाम को आपकी गाय ने सोचिए आपने आपने बरसीम लगा रखी है, आपने कोई घास लगा रखी है, आपने उसमें बढ़ाने के लिए आज आपने उसमें खाद छिड़क दी या कोई केमिकल डाल दिया। आपने कहा कि ठीक है। अब होता क्या जाता है लेडीजों के साथ क्या होता है कि जिनके घर में जानवर होते हैं या फिर जो डेयरी वाले, तो उन्हें पता नहीं होता है कि हमें एटलीस्ट एक हफ्ते रुकना है उसे डालने के बाद। लेकिन एक हफ्ते वो खिलाएगा क्या, उसने डाला अगले दिन काट के खिला दिया, अच्छा, अगर वो आपने दूध में आ गया फिल्टर होके। ऐसे धीरे 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 तो यूरिया हम बीमारी- पी रहे हैं दूध हाँ, के जरिए। वही तो सब कुछ। अच्छा, कीटों में भी कुछ अच्छे कीट भी तो होंगे, ये मधुमक्खी हाँ। ये सब अच्छे कीट ही हुए, है ना। तो देखिए तादाद ज्यादा किसकी है, अच्छे कीटों की ज्यादा तादाद है या बुरे कीटों की। और बुरे कीट भी हमारे जो हमारे इकोसिस्टम है उसके लिए कहीं ना कहीं तो कुछ बेनिफिशियल होंगे। बुरे कीट क्यों नहीं बेनिफिशियल है, बुरे कीट भी तो पॉलिनेशन कर रहे हैं ना एनवायरनमेंट को। आपको पता है कई बार बारिश आने वाली होती है या फिर भूकंप आने वाला होता है या फिर कुछ भी जब वातावरण में चेंज होता है ना, ये कीड़े बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ये इनका बहुत ज्यादा उपयोग अच्छा, लेते हैं। ये अच्छा। काफी अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं, हमें बताते हैं क्या जब बात पानी है। की कमी होती है तो वो भी बताते हैं। खैर उस विषय में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो इंडिकेटर बहुत, इन्हें बायो इंडिकेटर्स कहा जाता है। इसके अलावा आने वाला टाइम ऐसा है, आज से आने वाला 20 या 25 साल बाद आप देखेंगे कि हल्द्वानी में भी लोग कीड़े खा रहे होंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटीन इनमें होता है। अगर आप इन्हें ऐसा फूड देखें अच्छा, तो बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है इंसेक्ट्स। आप जितनी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या अगर आप साउथ में जाते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ उड़ीसा में लाल जो चींटी होती है उसकी चटनी को जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली, थोड़ा सा टाइम हुआ है। जीआई टैग मिला है उन्हें उड़ीसा में, आप सोचिए। और अभी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो पहले से ही है, और आने वाला समय ऐसा है कि शायद हर जगह ही इनको खाना एक वो एक बहुत उससे माना जाएगा कि वाह इस टाइप की चीज होने वाली है। क्या बात है, बहुत ही रोचक जानकारियां आप इतने अच्छे अंदाज में बता रही हैं। मुझे लगता है हमारे सारे दर्शकों को श्रोताओं को बहुत आनंद आ रहा होगा। तो आप चलते चलते कुछ बताएंगे और कि क्या इनमें कुछ मेल फीमेल वाला इश्यूज भी होता है कि फीमेल इंसेक्ट की संख्या ज्यादा है या फीमेल कुछ बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ है इनमें क्या। ऐसा रहता है कि मेल फीमेल का तो ये रहता है कि ज्यादातर मेल जो होते हैं वो रस पीते हैं। अगर आप मच्छर भी देखेंगे तो खून मेल नहीं पीता, फीमेल जो एडीज होती है वो पीती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका इनमें भी रहता है इंसेक्ट्स में। मैं जिस कीड़े में काम कर रही हूँ मीली बग में, तो मेल के पंख होते हैं और मेल डैमेज नहीं करता, लेकिन फीमेल के पंख नहीं होते लेकिन फीमेल ही डैमेज करती है। तो कई केसेस ऐसे होते हैं कि सब में ऐसा नहीं होता है, और बाकी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ फीमेल का ही मेन रोल होता है। मेल या तो रिप्रोड्यूस करने के बाद मर जाता है, या फिर हाँ एक और चीज कि जैसे आपका माहू हो गया, एफिड हो गया, इन्हें तो मेल की जरूरत भी नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, इनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, उनको मेल की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे ही अपने जो अंडे हैं वो प्रोड्यूस कर लेती है। अच्छा। ऐसे ही अपने जो छोटे बच्चे होते हैं प्रोड्यूस कर लेती है, उन्हें जरूरत नहीं है मेल की। तो इंसेक्ट्स में देखिए तभी तो इतनी अबंडेंस है। सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ सकते हैं, छोटे से कोने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पे कीड़ा होगा, आपको पता नहीं होगा। इतने माइनर क्रेविसेस जो आपके छेद होते हैं या फिर आपकी दरारें होती है वहां पे जाके रह लेते हैं। और आप देखिए कि इनको और हाँ इनका जो स्ट्रक्चर होता है, खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इनका जो बाहरी स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि खुद को बिल्कुल बचा लेते हैं। और एक और चीज की ऐसा नहीं कि ये ह्यूमन जैसे हम है, हम ऐसे नहीं कि मैं ऐसी हो गई और 10 साल बाद या 5 साल बाद में ऐसी उठ जाऊं, नहीं। लेकिन कीड़ों में ऐसा होता है कि बहुत अच्छी उनमें डॉर्मेंसी स्टेज होती है, वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। आप 6 महीने तक वो अंडे ही रहेंगे या 6 महीने तक वो लार्वा ही रहेंगे, प्यूपा रहेंगे, वो चेंज ही नहीं होंगे जब तक उन्हें एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उन्हें खाना नहीं मिलेगा। ओह अच्छा, और रह सकते हैं। कीड़ों में ये चीज होती है। क्या बात है, क्या बात तो है। इसीलिए आपने जब उससे कहा ना कि क्या इन्हें मारना सही है वो है तो लेकिन देखिए एक्सेसिव तो कुछ भी ठीक नहीं होता है किसी को मारना, लेकिन ये इससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है बस। लेकिन हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में मार रहे हैं। बेवजह कीड़ों को मारना ऑब्वियस सी बात है ठीक नहीं है, वो आपका क्या बिगाड़ रहे हैं।
तो दीप्ति जी कुछ और अगर जानकारियां हों, कुछ और चीजें आपको बतानी हो कीट विज्ञान के बारे में, तो प्लीज आप जरूर या तो फोन से रिकॉर्डिंग हमें भेजिएगा या यहाँ पर आइएगा, क्योंकि इतना सुंदर तरीके से आप बता रही हैं तो किसान, हमारी किसान महिलाएं, किसान मित्र सभी को समझ में आने वाली बात है ना। तो बहुत शुक्रिया आपका, इतनी आपका सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जी यहाँ पे जी मुझे जी बुलाने के लिए और सुनने के लिए। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बातचीत पसंद आई हो तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ दीप्ति जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।